साथियों, स्वागत है आपका सभी साथियों का जो ऑफलाइन मेरे साथ बैठे हुए हैं या ऑनलाइन के जो साथी मुझे देखेंगे। आर्मी अग्निवीर के लिए नरसिम्हा फिजिकल एकेडमी करौली द्वारा विशेष कक्षाएं आपको संचालित की गई हैं और उन विशेष कक्षाओं में हम देंगे 15 का दम, जो आपको दिखाएगा सिलेक्शन। टॉप 15 सवाल हर टॉपिक से उठा करके हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट आपके सामने आएंगे और वो एक्सपर्ट आपको 15 सवाल पूछे कैसे जाते हैं और उनसे को रिलेटेड सवाल कैसे बनते हैं। आज इसी कड़ी का मेरा पहला टॉपिक है जिसका नाम है पाचन तंत्र। यदि अपन बात करें बेटा पाचन तंत्र की यदि अपन बात करें तो सामने जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है ये पाचन तंत्र का चित्र है बेटा। यदि मैं पाचन तंत्र की आपसे बात करूं तो मैंने आपको एक चीज बता रखी है कि पाचन और तंत्र दोनों ही चीजों पर अपन बात करते हैं। सबसे पहले तो पाचन क्या है? तो पाचन एक प्रकार की अभिक्रिया है और जिसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं बेटा? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। पाचन का मतलब जो भी आपके शरीर में आपने खाया, बॉडी द्वारा उसको किस प्रकार पाचित किया गया, किस प्रकार उसको एलिमेंट्स में तोड़ा गया। तो तीन बातें मेरी छोटी छोटी याद रखना। पाचन सबसे पहली बात एक रासायनिक अभिक्रिया है। डायरेक्ट सवाल पूछता है कौन सी अभिक्रिया है बेटा? रासायनिक अभिक्रिया है। सवाल नंबर इसी से दूसरा करता है। अभी मैं समझाऊंगा आपको थोड़ा सा आगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। पहला पॉइंट मैंने यहां पर ले लिया। पॉइंट नंबर 2 पर मैं बात करूं तो पाचन का मतलब होता है आपने जो भी भोजन खाया वो भोजन जटिल भोजन था। तो जटिल भोजन को, कौन से भोजन को? जटिल भोजन को सरल और घुलनशील भोजन में तोड़ना। सरल भोजन में या घुलनशील भोजन में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। घुलनशील, सरल या घुलनशील भोजन में आपने रोटी खाई, उस रोटी में कितना कार्बोहाइड्रेट था, कितना प्रोटीन था, कितना उसमें फैट की मात्रा थी, कितने एमिनो एसिड थे, ये आपने तय नहीं किया, आपके शरीर ने तय किया। तो जो रोटी खाई उस रोटी में पाचन की अभिक्रिया के बाद में अंतिम जो अपना उत्पाद होता है वो अंतिम उत्पाद अपने शरीर द्वारा निर्मित होता है। मुख्य यदि एलिमेंट्स की बात करें तो हमारे भोजन में मुख्य 3 एलिमेंट होते हैं। तीसरी बात में मैं आपको समझा रहा हूं। इन 3 एलिमेंटों में पहले एलिमेंट का नाम है बेटा कार्बोहाइड्रेट। क्या नाम है? कार्बोहाइड्रेट। दूसरे एलिमेंट का नाम है बेटा प्रोटीन। क्या नाम है बेटा? और तीसरे एलिमेंट का नाम है बेटा वसा। क्या नाम है? जब हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो बॉडी इसको कन्वर्ट करके हमारे शरीर में किस रूप में संचित रखती है? तो उसका आंसर है ग्लूकोज के रूप में। किसके रूप में? 3 प्रक्रियाएं लगती हैं। मैं एक एक प्रक्रिया आपको समझाऊंगा कि सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे मुंह से चालू होता है। मुंह में लार के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है टाइलिन। टाइलिन जो होता है वो हमारे इसको तोड़ देता है। किसको? केवल कार्बोहाइड्रेट को। मंड को स्टार्च के रूप में परिवर्तित कर देता है। आगे जब ये छोटी आंत में जाएगा तो यही अंतिम फॉर्म में जाकर के रुकेगा जिसका नाम ग्लूकोज होगा। सवाल पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहता है? तो आपका आंसर आएगा बेटा ग्लूकोज के रूप में। किसके रूप में संचित रहता है बेटा? और ये ग्लूकोज का फॉर्मूला भी बहुत बार पूछा, C6H12O6। जब मैं आपको पोषक पदार्थ पढ़ाऊंगा तब इसके बारे में बहुत डिटेल में मैं आपसे बात करूंगा। चलिए, दूसरी बात है प्रोटीन। प्रोटीन को हमारा शरीर तोड़ता है अंतिम रूप से अमीनो अम्ल के रूप में। किसके रूप में बेटा? डायरेक्ट सवाल पूछेगा कि प्रोटीन का अंतिम रूप जो हमारे शरीर में प्राप्त किया जाता है वो क्या है? अमीनो अम्ल में। और बेटा वसा टूटती है वसीय अम्ल या कोलेस्ट्रॉल में। या तो इसको हम वसीय अम्ल कह दें या हम इसको कोलेस्ट्रॉल कह दें, एक ही बात है। कोलेस्ट्रॉल भी कहें तो भी यही बात है, वसीय अम्ल को ही कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। तो हमारा जो जटिल भोजन था वो सरल भोजन में टूट गया। किस में टूट गया? सरल भोजन में टूट गया। और वो सरल भोजन में टूट करके ये सारे पदार्थ अंतिम रूप से हमारे रक्त के साथ में मिलकर के, किसके साथ में मिलकर के? थोड़ी सी बात और इसको मैं समझाता हूं आपको। यहां तंत्र को और इसको दोनों को कंबाइन करता हूं। तंत्र क्या है? तो तंत्र की बात करें तो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है बेटी कोशिका। क्या नाम है बेटा? कोशिका। शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। चलो एक सवाल और पूछता हूं। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किस पर की? कॉर्क पर। किस पे की थी बेटा? कॉर्क।
पादप जो मृत कोशिका थी उसके ऊपर अध्ययन किया था जिसका नाम था कॉर्क। किसके ऊपर की थी बेटा? कॉर्क के ऊपर इसने कोशिका की खोज की थी। लेकिन पूछ ले कि जीवित कोशिका की सबसे पहले खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी 1674 में, और ये हुई है 1665 में। कब हुई है बेटा? कोशिका की खोज हुई है 1665 में। और किसने की है मेरे भाई? रॉबर्ट हुक ने। और किस पे की है बेटा? कॉर्क पर। किस पे की है बेटा? कॉर्क पर। पहली बात और इंपॉर्टेंट बात, 3 सवाल बन गए, तीनों इंपॉर्टेंट। दूसरी बात करें जीवित कोशिका की, किसकी बात कर रहा हूं बेटा? जीवित कोशिका की खोज की है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने, ल्यूवेनहॉक। और ये सन आता है बेटा कब? 1674 में की। ठीक है, तो सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका। और मैं कह रहा हूं कि हमारा जो शरीर है वो कई ट्रिलियन कोशिकाओं का बना हुआ है। मिलियन, मिलियन के बाद बिलियन, और बिलियन के बाद ट्रिलियन, यानी कि कई ट्रिलियन कोशिकाओं का बना हुआ है। कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। एक बात यह भी याद रखना, शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका शरीर की कार्यात्मक इकाई भी होती है। कैसी? कार्यात्मक का मतलब काम करने वाले व्यक्ति ये होते हैं। शरीर के अंदर किसी भी काम को करेगी तो कौन करेगी बेटा? कोशिका। ये इतनी छोटी होती है कि इसको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। इस कोशिका को हम वैसे नहीं देख सकते, पर मेरे बाबू आपकी समझदारी के लिए, आपके समझने के लिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं। इस प्रकार की कोशिका होती है, आप यूं मान करके चलना। बहुत छोटी होती है, एक बिंदु के भी कई पार्ट में छोटी, लेकिन मैंने बड़ी बना दी। ये इसका केंद्रक होता है। यहां पर 2-3 चीजें मैं मेजर मेजर बताऊंगा। ये इसमें होता है बेटा, इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहते हैं? और आपने एक सवाल सुना होगा, कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहीं पर हमारे शरीर को ऊर्जा जो मिलती है, उस ऊर्जा का निर्माण यही होता है, जिसको आप शरीर की ऊर्जा को एटीपी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? और एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या नाम होता है बेटा? कोई बता पाएगा कि हमारे इसमें जो आपका भोजन संचित रहता है, आपकी ऊर्जा बनती है, किन किन चीजों से बनती है? तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, हमारे शरीर में रक्त हमेशा बहता रहता है, बहता रहता है ना। और रक्त में एक चीज होती है जिसका नाम है आरबीसी। क्या नाम होती है बेटा? और आरबीसी का आकार होता है इस तरीके का, इसको कहते हैं उभियाव तल। क्या नाम है बेटा? इंग्लिश में बाइकॉनकेव कहा जाता है, इसका नाम है उभियाव तल। कैसा बेटा? डायरेक्ट सवाल पूछता है कि आरबीसी का आकार होता है उभियाव तल होता है, इस प्रकार का। इसके बीच में जो एक खाली जगह रहती है, इस प्रकार डॉट 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 नाम की एक चीज रहती है जिसको कहते हैं हीमोग्लोबिन। क्या रहता है बेटा? इस हीमोग्लोबिन पर आपका ऑक्सीजन चिपक जाता है। क्या चिपकता है? ऑक्सीजन इस पे चिपकता है। और ये आरबीसी ब्लड के साथ साथ में पूरे शरीर के हर अंग तक पहुंच रही है, तो हर कोशिका तक आपका ऑक्सीजन पहुंच रहा है। इसी रक्त में आपका खाना मिल जाता है, या तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में, या तो वसा के रूप में, या फिर प्रोटीन के रूप में, या अमीनो अम्ल के रूप में। और ये भी कोशिका तक पहुंच जाता है। मेरे भाई साहब, 2 शक्तिमान यहां पहुंच गए। एक तो आपका O2 यानी ऑक्सीजन, और एक आपका ग्लूकोज। जो भोजन था वो ग्लूकोज के रूप में था। किसके रूप में था? जब ये दोनों एक साथ में मिलते हैं मेरे भाई, तो यहां पर 3 नए पदार्थ बनते हैं। कितने पदार्थ बनते हैं बेटा? 3 बनते हैं। एक तो बनता है बेटा CO2। क्या बनता है? CO2 का पूरा नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनता है बेटा? एक बनता है आपका जल वाष्प। क्या बनता है बेटा? जल वाष्प। और एक बनती है बेटा आपकी एटीपी। क्या बनती है बेटा? एटीपी को शरीर की ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? शरीर को ऊर्जा एटीपी देती है। तो ये ऊर्जा तो हमारे शरीर के काम करने में, पढ़ने में, खेलने में, कूदने में, सुनने में, बात करने में, सब जगह ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा हमको यहां से मिल गई। ये CO2 है बेटा। जब जब आप खाना खाओगे तब तब CO2 बनेगी। और जब जब CO2 बनेगी तो वैसा या तो ऊपर से निकलेगी या नीचे से निकलेगी। निकलती है कि नहीं निकलती? हाँ। और ये जलवाष्प जब कभी भी आप बोलते हो तो बोलने के साथ में, आपने सर्दियों में देखा होगा, यूं करते हो, शीशे पे भाप आ जाती है, तो बोलते हैं तब क्या निकलती है बेटा? जलवाष्प। शरीर के काम में आने वाली चीज एकमात्र है, क्या है बेटा? एटीपी है बेटा। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका पूरा नाम है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब आप बता सकते हैं, डायरेक्ट सवाल पूछता है, एटीपी का निर्माण कोशिका के कौन से अंग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कौन से अंग में होता है?
इसमें मैं आपको दो प्रक्रिया आगे पढ़ाऊंगा, एक तो क्रेब्स चक्र के बारे में, एक ग्लाइकोलाइसिस के बारे में, ठीक है बेटा, और दोनों को बहुत अच्छे से समझाऊंगा। अभी आप देखिए, ये कोशिका थी, मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या थी बेटा? बहुत सारी कोशिका मिलकर के ऊतक बनाती हैं। क्या बनाती हैं? ऐसे कोशिकाएं इसमें हो जाती हैं, ये इस प्रकार हो जाती है, इस प्रकार से इसमें भर जाती है। इसको क्या कहते हैं बेटा? ऊतक से मिलकर के बनता है अंग। क्या बनता है मेरे भाई? और अंग से मिलकर बनता है तंत्र। क्या बनता है मेरे भाई? और तंत्र से मिलकर बनता है शरीर। हमारे शरीर में इस समय बहुत सारे तंत्र एक साथ काम कर रहे हैं। मैं पढ़ा रहा हूं, आप सुन रहे हैं, आपका न्यूरो सिस्टम काम कर रहा है। जैसे आप बैठे तो आप श्वास भी ले रहे हैं, अपना श्वसन तंत्र काम कर रहा है। आपको बैठने के लिए जो पोस्चर दिया जा रहा है वो आपका कंकाल तंत्र काम कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आप इस पोस्चर में बैठे हो तो आपके कंकाल ने आपको साथ रखा है। आपने सुबह खाना खाया था, उसका डाइजेशन भी लगातार चल रहा है, यानी कि पाचन तंत्र भी काम कर रहा है। जैसे आप बैठे हुए हैं, आपका हृदय लगातार रक्त को पंप कर रहा है और हर कोशिका तक आपके रक्त पहुंचा रहा है, तो वो तंत्र भी लगातार काम कर रहा है। इसी समय आपने 1.5 घंटे पहले पानी पिया, उस पानी को, रक्त को फिल्टर करने के लिए उत्सर्जन तंत्र बैठा हुआ है, किडनी फिल्टर कर रही है। थोड़ी देर बाद में आपको वॉशरूम आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? इनमें से एक भी तंत्र काम करना बंद कर दे तो आपका राम नाम खत्म हो जाएगा भैया कहानी। तो सारा सिस्टम एक साथ काम करता है, इसी तंत्र को हम पढ़ रहे हैं। तंत्र का मतलब हुआ अंगों का समूह। किसका समूह बेटा? अंगों का समूह। लेकिन अब थोड़ा ध्यान से समझना, ये बात तो समझ में आ गई कि तंत्र एक प्रकार के अंगों का समूह है। अब हम पढ़ रहे हैं केवल पाचन तंत्र को। किसको पढ़ रहे हैं? तो पाचन तंत्र में जो जो अंग पाचन में सहायक होते हैं वो आपके बेटा पाचन तंत्र बनाते हैं। पहला सवाल तो यही बनता है कि निम्न में से कौन सा अंग पाचन तंत्र का भाग नहीं है? बिल्कुल नॉर्मल सवाल बना देगा। तो आपको अंगों को ध्यान से समझना है। सबसे पहले आप भोजन खाते हैं मेरे भाई, आपका भोजन कहां जाता है? आपके मुख में। ये आपका मुंह है, इसी के अंदर आपके दांत रहते हैं, इसी के अंदर आपकी जीभ रहती है। चित्र बढ़िया नहीं बने, समझ लेना। सबसे पहले भोजन कहां गया बेटा? मुंह में। और मुंह में पाचन के 3 चीजें होती हैं। पहली चीज होती है मुंह में पाचन के लिए दांत। क्या होती है बेटा? एक होती है जीभ। क्या होती है? और एक होती है लार ग्रंथि। क्या होती है बेटा? लार ग्रंथियां। मुंह में पाचन के कुल कितने अंग काम करते हैं? कौन कौन से? दांत, जीभ और इसके बाद में ये भोजन आपका सीधा चला जाता है इस मुंह से नीचे, छोटा सा भाग रहता है, इसको कहते हैं बेटा ग्रास नली। क्या कहते हैं बेटा? ग्रास नली। ग्रास नली में कोई पाचन नहीं होता है, कोई पाचन। यहां ग्रास नली में भोजन धीरे धीरे क्रमाकुंचन गति से नीचे खिसकता है। क्रमाकुंचन का मतलब आपकी जो ग्रास नली है वो सिकुड़ती और फैलती है, तो भोजन धीरे धीरे नीचे जाता है। जैसे आपने खाना खाया, यदि क्रमाकुंचन नहीं होता तो एकदम नीचे जाके भोजन गिरता। आमाशय में HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पानी जैसा तरल पदार्थ। आप खाना खाते, गस्सा नीचे जाके गिरता, आवाज आती थपाक। कैसी आवाज आती? अब पानी में पत्थर फेंकते तो कैसी आवाज आती है? थपाक। तो आप एक गस्सा नीचे डालते, पड़ोसी को पता लगता है भोजन खा रहा है, थप थप, तीनों को निकल रहा है भाई साहब, है। तो इसमें एक प्रक्रिया होती है, उसको क्या कहते हैं बेटा? क्रमाकुंचन। सवाल पूछा गया है कि ग्रास नली में भोजन किस प्रक्रिया से नीचे गुजरता है? क्रमाकुंचन प्रक्रिया से। कौन सी प्रक्रिया से? क्रमाकुंचन से। अच्छा, एक बात और मेरी ध्यान से सुनना, यहां पे 2 प्रकार की नलियां होती हैं। एक नली तो आपकी ग्रास नली होती है। कैसी होती है बेटा? ग्रास नली। इसको मैं आगे जोड़ देता हूं, यहां पर ग्रास नली सीधी आमाशय में मिलती है ना। और एक होती है श्वास नली। एक तो होती है ग्रास नली और एक होती है, भाई भोजन श्वास नली में चला जाता है तो हिचकी आने लग जाती है, थोड़ा सा भी दाना चला जाए तो यहां पर एक ढक्कन लगा होता है मेरे भाई। क्या लगा होता है? इस ढक्कन का नाम भी कई बार पूछा गया है। इस ढक्कन को कहते हैं एपिग्लाटिस। क्या कहते हैं बेटा? एपिग्लाटिस। वह कौन सा ढक्कन होता है या वह कौन सा पाचन तंत्र का अंग होता है जो भोजन को श्वास नली में जाने से बचाता है? एपिग्लाटिस। और इस एपिग्लाटिस को, क्योंकि ये भोजन को डाइवर्ट कर देता है, ए बोले इधर मत जाए, श्वास नली में मत घुसे, इधर घुस, इधर तेरी जगह इधर है, बता देता है ना, इसलिए इसको भोजन का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। भोजन का क्या कहा जाता है बेटा? ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। यह सवाल भी पूछा गया है।
कि भोजन का ट्रैफिक पुलिस कौन से अंग को कहा जाता है? एपिग्लाटिस को कहा जाता है। बात समझ में आ गई? अब भोजन क्रमाकुंचन से उतर गया, उतरने के बाद में सीधा आ जाता है आपके आमाशय में। आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे तक पड़ा रहता है। उसके बाद में जैसे ही आमाशय से भोजन निकलता है, ये पाइलोरिक कपाट है, आगे बताऊंगा मैं आपको। आमाशय के 3 भाग होते हैं। कार्डियक भाग, कार्डियक का मतलब जो हार्ट के पास में है, कार्डियक पार्ट। बीच वाला पार्ट होता है फंडिक पार्ट, और नीचे वाला पार्ट होता है पाइलोरिक पार्ट। यहाँ 3 घंटे तक भोजन दूध जैसा पतला हो जाता है, उसको भोजन का पायसीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पायसीकरण कहते हैं। उसके बाद में छोटी आंत में आता है। किस में आता है? ये छोटी आंत, ये पड़ी हुई आहार नाल का सबसे लंबा भाग, छोटी आंत। देखो, यदि मैं बात करूं आपसे, तो जो आपकी आहार नाल होती है ना, इसके 2-3 सवाल बनते हैं। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 33 फीट। कितनी होती है बेटा? 33 फीट। मीटर में पूछ ले तो 11 मीटर, 1 मीटर में 3 फीट। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 11 मीटर या 33 फीट। इस आहार नाल में यदि मैं बात करूं, तो सबसे बड़ा भाग होता है छोटी आंत का। कौन सा बेटा? ये छोटी आंत का। इसकी छोटी आंत की भी कई बार पूछी गई है। एक तो ये पूछता है मेरे भाई कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? छोटी आंत। कितने मीटर होता है या कितने फीट होता है? 21 फीट का। कितने फीट का? यानी कि 7 मीटर का होता है। कितने मीटर का होता है? उसके बाद में एक बात और कर लेते हैं, बड़ी आंत। कौन सी आंत? 1 से 1.5 मीटर, यानी 3 से 4.5 फीट की होती है। आहार नाल की लंबाई 33 फीट, यानी मीटर में कितनी? सबसे बड़ा अंग छोटी आंत, सबसे बड़ा अंग कितना लंबा? 21 फीट या 7 मीटर। और बड़ी आंत की लंबाई पूछ ले तो 1 से 1.5 मीटर, फीट में पूछे तो 4.5 फीट। ठीक है, लेकिन पूछ ले सबसे छोटा भाग, सबसे छोटा भाग कौन सा होता है? ग्रास नली। कौन सा होता है बेटा? 25 सेंटीमीटर की होती है। कितनी होती है बेटा? 25 सेंटीमीटर की होती है। धीरे धीरे आगे जब पार्ट आते जाएंगे तो इसके 3 पार्ट में बताऊंगा। अच्छा, यहां पे 2 सहायक अंग भी काम करते हैं। जैसा आप यहां देखोगे, ये वाला भाग है, इसको कहते हैं पेनक्रियाज या अग्नाशय। क्या कहते हैं बेटा? अग्नाशय। ये एक सहायक अंग है, इस आहार नाल के अंदर नहीं है, लेकिन ये अग्नाशय ही रस छोड़ता है। कौन सा रस छोड़ता है? और एक आपका लीवर है बेटा। कौन सा है? यहां बना नहीं रखा, यहां होता है इस प्रकार से लीवर। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग लीवर, यकृत जिसको कहते हैं, है ना। तो यकृत क्या करता है? पित्त रस बनाता है और जाकर के यहां स्टोर कर देता है। ये पित्त की थैली होती है। कौन सी थैली होती है? और यहां से एक नली लगी रहती है बेटा, जो छोटी आंत के डूडोनम में आकर के मिलती है। कौन से भाग में आकर के मिलती है? डूडोनम में आकर के मिलती है। एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। यहां तक अपनी थी बेसिक जानकारी। अब अपन थोड़ा सा प्रश्नों पे लगाएंगे तो वहां और अच्छे तरीके से अपन सटीक चलेंगे। पहला प्रश्न दिया, पाचन कौन सी अभिक्रिया है? वेरी गुड। कौन सी है बेटा? रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें पदार्थ अपनी अवस्था को बदलता है, वापस उस अवस्था में नहीं आता। जैसे दूध का दही बनना। अब दूध आपने जमा दिया, दही बन गया। आपका मन करे कि नहीं अब चाय बनानी थी, दोबारा इस दही को दूध बना दूं, बन जाएगा क्या? संभावना खत्म। तो वो कौन सी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया। तो ऐसे ही आपने खाना खा लिया, पिज्जा खाया, पिज्जा क्या खाया? और पिज्जा खाने के बाद पेट में चला गया, आमाशय में चला गया, पायसीकरण हो गया। अब आप सोचेंगे यार दोबारा मन हो रहा है इसको वापस निकालू उल्टी करके, पिज्जा निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो पाचन भी कौन सी अभिक्रिया है? रासायनिक। एक बात मुझे बताना, भौतिक अभिक्रिया में पदार्थ अपनी अवस्था बदलता है और वापस उसी अवस्था में आ जाता है। थोड़ा सा मैं आपको यहां से बात, आवाज नहीं, आवाज, थोड़ा सा मैं आपको यहां से केमिस्ट्री में ले चलता हूं। केमिस्ट्री में मैंने आपको पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ाई थी 5, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट, बीईसी पढ़ाई थी ना। मुझे थोड़ा सा बताना, इसी सवाल को बदल करके ये दे दे कि कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदल रहा है, इसको कहते क्या है? गलन। क्या कहते हैं? गलन। क्या कहते हैं बेटा? जैसे ठोस में बर्फ थी और बर्फ पिघल करके बन गई पानी, और पानी से आप वापस बर्फ बना सकते हो क्या?
तो ठोस का द्रव में बदलना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक। पानी के बेस पे कौन सा है बेटा? भौतिक है। तो कभी कभी अवस्था देके भी सवाल पूछे तो घबराना नहीं है, आप आराम से कर दोगे। ये 6 से 8 सवाल थे। ठोस का द्रव में बदलना गलन, और द्रव का गैस में बदलना वाष्पीकरण। क्या बेटा? वाष्पीकरण। और मुझे उल्टा बता दो, द्रव का ठोस में बदलना दमना या ठोसीकरण। और ठोसीकरण के बारे में मैंने एक ही बात बताई थी, ठोसीकरण सिर्फ रक्त के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? अच्छा, गैस का द्रव में बदलना है संघनन, गैस का ठोस में बदलना या द्रव में बदलना? गैस यदि ठोस में बदलेगी क्या होगा? है वो ऊर्ध्वपातन। तो मेरे बाबू ठोस का सीधा गैस में बदलना था, ऊर्ध्वपातन। क्या था बेटा? इसमें मैंने 4 एग्जाम्पल आपको बताए थे। कपूर का जलना, नौसादर। इसका मतलब रिवीजन नहीं कर रहे हो आप, पुराना टॉपिक बीच में नहीं ले सकता, समय की मर्यादा है, ऑनलाइन चल रहा हूं। एक बार जो पढ़ा दिया उसको रिवीजन करो, ठीक है? वापस इस टॉपिक को जब लूंगा जब मैं आपको समझा। चलिए दूसरे सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल पे। प्रोटीन का पाचन निम्न में से कौन सा एंजाइम नहीं करता है? तो मेरे भाई थोड़ा सा ध्यान देना, मैं एक बार यहीं पे आहार नाल बना रहा हूं। ये आपका मुंह, ये आपकी ग्रास नली। ग्रास नली सीधी आती है, यहां से निकलने के बाद यहां खुलती है, ये होता है आपका आमाशय। क्या हो गया बेटा? आमाशय के बाद में ये छोटी आंत और ये बड़ी आंत, यही होती है ना। यहां पर एक अंग रहता है जिसका नाम है लीवर। क्या रहता है बेटा? और इसी के जस्ट पीछे इस प्रकार का एक रंग रहता है जिसका नाम है अग्नाशय। क्या नाम है बेटा? अग्नाशय। सबसे पहला बात तो ये ध्यान रखना, मुंह के अंदर केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। किसका होता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट। मुंह के अंदर कौन से खाद्य पदार्थ का पाचन होता है? और पूछ ले कि मुंह के अंदर केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, कौन करता है? तो लार में पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन। कौन करता है बेटा? टाइलिन करता है मेरे बाप। ठीक है, तो यहां तो कार्बोहाइड्रेट का होता ही है। प्रोटीन का और वसा का पाचन यहां पर है नहीं होता, नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना। अब इसके बाद में ग्रास नली में कोई पाचन है? होता ही नहीं है। यहां पर आएंगे तो यहां पर कुछ गैस्ट्रिक जूस बनता है। क्या बनता है बेटा? गैस्ट्रिक जूस, जिसको जठर रस कहते हैं। क्या कहते हैं? जठर रस कहते हैं। इस जठर रस में 3-4 एंजाइम होते हैं। एक होता है पेप्सिन, एक होता है रेनिन। पेप्सिन और पेप्सिन और पेप्सिन और रेनिन। ये रेनिन के बारे में याद रखना, ये रेनिन नाम का जो एंजाइम होता है, ये एंजाइम दूध की प्रोटीन का पाचन करता है। कौन सी प्रोटीन का? दूध में जो प्रोटीन मिलती, ये सवाल पूछा गया है, दूध की प्रोटीन का। और ये अन्य प्रोटीन का पाचन करता है। तो आमाशय में प्रोटीन का पाचन करने के लिए 2 एंजाइम पाए जाते हैं, पेप्सिन और रेनिन। अब देखो, प्रोटीन का पाचन निम्न में से कौन सा एंजाइम नहीं करता है? तो भैया पेप्सिन करता है और रेनिन करता है। ये जो आपका लीवर पित्त रस बनाता है, ये पित्त रस आकर के मिलता है छोटी आंत में, और पित्त रस वसा का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? तो पित्त रस में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है लाइपेज। क्या नाम है बेटा? और लाइपेज किसका पाचन करता है? तो लाइपेज इसका पाचन नहीं कर सकता प्रोटीन का, किसका करता है बेटा? वसा का। और ट्रिप्सिन नामक एंजाइम होता है, ये भी प्रोटीन का पाचन करता है, जिसको अग्नाशय निकालता है। कौन निकालता है? तो ध्यान रखना, पेप्सिन, रेनिन और ट्रिप्सिन, ये तो 3 एंजाइम ऐसे हैं जो प्रोटीन का पाचन करते हैं। जबकि लाइपेज किसका पाचन करता है बेटा? वसा का। लाइपेज कौन निकालता है? अरे कौन सा? लीवर। लीवर जो पित्त रस बनाता है ना, उस पित्त रस में एंजाइम पाया जाता है लाइपेज। अग्नाशय से भी निकलता है। अग्नाशय से 5 एंजाइम निकलते हैं, एमाइलेज, माल्टेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज और कार्बोक्सीपेप्टिडोज। ये 5 एंजाइम आपके निकलते हैं, एक एक करके मैं लिखा दूंगा आप। तो यहां सवाल पूछा था कि प्रोटीन का पाचन निम्न में से कौन सा एंजाइम नहीं करता है? कौन नहीं करता है बेटा? लाइपेज। लाइपेज किसका करता है? वसा का। किसका करता है बेटा? चलिए, भोजन के पाचन की प्रक्रिया कितने चरणों में पूरी होती है?
5 चरणों में। कितने चरणों में? 5 चरणों में पूरी होती है मेरे बाबू। कौन कौन से 5 चरण है आपको पता है क्या? सबसे पहले है अंतःग्रहण। क्या नाम है? अंतःग्रहण। उसके बाद में पाचन, उसके बाद अवशोषण, उसके बाद स्वांगीकरण और उसके बाद मल त्याग। ये 5 प्रक्रिया होती है। थोड़ा सा और समझ लीजिए इसके बारे में। अंतःग्रहण का मतलब होता है भोजन को मुख में लेना। भोजन कहां लिया? मुख में लिया, इसको कहते हैं अंतःग्रहण। उसके बाद में इसको, जटिल भोजन था इसको सरल टुकड़ों में बांट दिया, सरल में तोड़ना, क्या हो गया बेटा? पाचन। ठीक है। अब ये अवशोषण क्या होता है? जैसे ही सरल में तोड़ा, इसमें से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि चीजों को अलग कर लेना, ये अलग हो जाती हैं, इसको कहते हैं क्या? अवशोषण। उसके बाद क्या है बेटा? ये भोजन में जो निकले थे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह, ये निकल करके सीधे रसांकुरों द्वारा इसमें गृहीत कर लिए जाते हैं रक्त में। भोजन का रक्त में आ जाना, कहां आ जाना? रक्त में आ जाना, और रक्त से आकर के कोशिका तक पहुंच जाता है। कहां तक पहुंच जाता है? ये क्या हो गया? स्वांगीकरण। और बेटा बिना पचा भोजन आपके मलाशय में जाकर के भर जाता है, जो बड़ी आंत का लास्ट भाग है, रेक्टम, जिसको मलाशय कहते हैं। और वहां से अपचा भोजन हमारे द्वारा, हमारी इंद्रियों द्वारा जब हमें संकेत किया जाता है, तो हम जाकर के फ्रेश हो लेते हैं और उसको बाहर निकाल देते हैं, उसको कहते हैं मल त्याग। तो कितनी प्रक्रिया हो गई? 1 2 3 4। जब कभी भी आपको इसको रिवाइज देखोगे, तो आपसे एक मेरा निवेदन रहेगा कि पेन कॉपी साथ में लेके बैठना और वीडियो को पॉज कर करके देखना। यहां जो मैंने परिभाषाएं बताई वो आपको लिखनी है। अंतःग्रहण क्या है? भोजन को मुख में लेना अंतःग्रहण है। उसके बाद पाचन, भोजन का सरल टुकड़ों में टूट जाना, पाचन है। उसके बाद अवशोषण, अवशोषण का मतलब उन खाद्य पदार्थों को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या वसा के रूप में इंगित कर लेना। उसके बाद में स्वांगीकरण, उस भोजन का कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का रक्त में आ जाना और रक्त से कोशिका तक पहुंच जाना, क्या है बेटा? स्वांगीकरण। और अपचित भोजन का शरीर द्वारा बाहर निकाल दिया जाना, मल त्याग। बात समझ में आ गई? तो प्रक्रिया कितनी चरणों में पूरी हुई मेरे भाई? 5 चरणों। मानव के आहार नाल की लंबाई है, वेरी गुड, कितनी है बेटा? अभी बताई थी थोड़ी देर पहले। अच्छा, ये 21 फीट मैंने ऑप्शन में दिया है, ये किसकी है? छोटी आंत की। किसकी है बेटा? पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? छोटी आंत। पूरा पाचन तंत्र तो कितना है? 33 फीट। कितना है बेटा? उसमें से अकेली छोटी आंत कितनी है? कितनी है बेटा? पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग हो गया। उसके बाद में ये बड़ी आंत, बड़ी आंत कितने मीटर? 1 से 1.5 मीटर की। और उसके बाद में सबसे छोटा पूछ ले तो ग्रास नली, कौन सा है बेटा? कितनी होती है बेटा? 25 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई? ऑप्शन ऐसे लिए जिससे कि चारों से 4 सवाल समझा सको आप। 4 सवाल बनते हैं। मानव के आहार नाल की या पाचन तंत्र की लंबाई है 33 फीट। मानव के पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग है छोटी आंत, कितनी लंबाई होती है? 21 फीट या 7 मीटर। बड़ी आंत की लंबाई होती है 1 से 1.5 मीटर। और मानव के पाचन तंत्र का सबसे छोटा भाग है, ठीक मेरे भाई। भोजन के पाचन में कौन सा अंग सम्मिलित नहीं होता है? नहीं होता है, ध्यान से पढ़ना। कौन सा नहीं होगा बेटा? हृदय। कौन सा नहीं होगा? हृदय नहीं होगा, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, यहां पर मैंने आपको बताया था, ये देखो, सबसे पहले मुंह, मुंह के बाद में ग्रास नली, ग्रास नली के बाद में आमाशय, आमाशय के बाद में छोटी आंत, छोटी आंत के बाद में, ये मुख्य तो 4-5 अंग हो गए, लेकिन इसमें 2 सहायक अंग काम करते हैं, एक यकृत और एक अग्नाशय। यकृत और, अब आप चलिए दोबारा उसी प्रश्न पर। भोजन के पाचन में कौन सा अंग सम्मिलित नहीं है? तो फिर हृदय कहीं आया था क्या? ये सहायक अंग 2 हो गए, अग्नाशय हो गया और यकृत हो गया। आमाशय तो मुख्य अंग है ही है। छोटी आंत, बड़ी आंत और आपके ग्रास नली और मुंह, खत्म कहानी। चले आगे बढ़े।
मुख में कौन से खाद्य पदार्थ का पाचन होता है? हाँ, मुख में किसका होता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। और कार्बोहाइड्रेट का मुख में पाचन करता कौन है बेटा? टाइलिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम? टाइलिन एंजाइम। किस में पाया जाता है? लार में। किस में पाया जाता है? बात चल गई लार की, थोड़ा सा लार को ही समझ लेते हैं। लार क्या है? सबसे पहले तो ये बताओ, लार का स्वरूप होता है अम्लीय या क्षारीय? तो लार एक क्षारीय तरल है। कैसा है? क्षारीय तरल है। पीएच मान बता सकता है कोई? 7.7। कितना होता है बेटा? पीएच मान होता है 7 ये पीएच शब्द आ गया। पीएच का मतलब क्या है? पीएच एक पैमाना होता है, पीएच स्केल, पावर ऑफ हाइड्रोजन, है ना। इसको बनाया किसने था बेटा? सोरेनसन नामक व्यक्ति ने बनाया था। किसने बनाया था? इसमें कितने से कितने तक के अंक रहते हैं? 1 से बीचों बीच में कितना आएगा? 1 से 7 तक का पदार्थ अम्लीय क्षारीय? अम्लीय। कौन सा बेटा? अम्लीय। 7 पे जाकर के उदासीन, और 7 से 14 के बीच में वेरी गुड। कैसा हो जाता है बेटा? ये बात हमने यहां समझ ली। अब बात करते हैं लार की। लार कैसा है बेटा? क्योंकि जो 7 से ज्यादा होगा वो कैसा होगा बेटा? ये हल्का क्षारीय है। यहां से आगे जाते जाएंगे प्रबल क्षारीय आता जाएगा। ये हल्का क्षारीय है। इसमें एंजाइम की बात करें, लार में कितने एंजाइम पाए जाते हैं? एंजाइम, तो कितने एंजाइम पाए जाते हैं? कौन कौन से? एक तो पाया जाता है टाइलिन। ओ बाबूजी, लाइपेज यहां नहीं मिलता है। लाइपेज यहां पे, लाइपेज ही मिलता तो वसा का पाचन नहीं करता क्या? और मैंने कहा यहां पर केवल किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट। इसका कभी कभी ब्रेन इसका सीधा ओजोन मंडल से कनेक्ट हो जाता है। किसी की याद तो नहीं आ रही है? आवाज नहीं। दूसरा एंजाइम पाया जाता है सेलाइवरी एमाइलेज। कौन सा बेटा? सेलाइवरी एमाइलेज। सेलाइवरी एमाइलेज। सेलाइवरी एमाइलेज है। अरे बोल, क्या बोल रहा है? अरे माल्टोज तो इसका परिवर्तित रूप है कार्बोहाइड्रेट का काका जी। स्टार, ये देखो शर्करा जो होती है ना, आपके कार्बोहाइड्रेट में शर्करा होती है स्टार्च नामक। कौन सी? स्टार्च, जो आलू में पाया जाता है ना। ऐसी शर्करा आपके कार्बोहाइड्रेट में होती है। तो ये जो पहला एंजाइम है ना टाइलिन, इस स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। स्टार्च को किस में बदल देता है? माल्टोज भी एक प्रकार की शर्करा है, एंजाइम नहीं है, ध्यान रखना। हाँ, तो टाइलिन लार में पाया जाता है और ये स्टार्च का पाचन करता है। स्टार्च एक शर्करा है और इसको किस में बदल देता है बेटा? माल्टोज। आगे जाकर के छोटी आंत में यही माल्टोज ग्लूकोज में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? ग्लूकोज। ये सेलाइवरी एमाइलेज ये पाचन नहीं करता मेरे भाई। ये भोजन के साथ में आए हुए सूक्ष्म जीवाणुओं को मार देता है। आपने मान लो भोजन किया, उसमें कोई दूषित पदार्थ था, तो ये मारने का काम करता है। और ये सेलाइवरी एमाइलेज नामक जो एंजाइम है, ये आंसुओं में भी पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? आंसुओं में पाया जाता है। दो बात इसकी यहां याद रखना। तो मुख में कौन से खाद्य पदार्थ का पाचन होता है? कौन सा एंजाइम? कहां मिलता है? लार कैसी होती है? पीएच मान कितने एंजाइम? 2 ओ बबुआ, 3 है। इसी लाइसोजाइम को ही तो सेलाइवरी एमाइलेज कहते हैं। अरे इसको ही लाइसोजाइम कहते हैं, भले इसे लाइसोजाइम, इसको सेलाइवरी एमाइलेज कहते हैं। ठीक है, हाँ। तो एंजाइम कितने? 2। टाइलिन किसका पाचन करता है? किस में बदलता है? और लाइसोजाइम किस में पाया जाता है? लार और आंसुओं में। और सूक्ष्म जीवाणुओं को मार गिराता है। क्या कर देता है? कहां खो गए मालिक? खो गए हैं? अरे भैया, ठीक है। एक बात और समझना, ये प्रोटीन जो है बेटा, प्रोटीन अमीनो अम्लों में बदलता है, बात सही है। सवाल पूछ सकता है कि प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन कहां होता है?
सर्वाधिक पाचन है आमाशय में। कहां होता है? अब आमाशय की भी बात सुन लो आप। आमाशय में केवल दो ही चीजों का पाचन होता है, एक तो प्रोटीन का और एक वसा का। किसका नहीं होता है? कार्बोहाइड्रेट का। दोनों सवाल मारते हैं एग्जाम में, धूल चटा देते हैं भाई साहब, ध्यान रख लेना। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां होता है? मुंह में, आमाशय में। अब सवाल बन गया, आमाशय में किसका पाचन नहीं होता है और मुंह में केवल किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। मुंह में केवल कार्बोहाइड्रेट का, आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन। आमाशय में किस किस का पाचन होता है? लेकिन सर्वाधिक पाचन किसका होता है? दूध की प्रोटीन का पाचन भी यही होता है मेरे भाई, दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन। और बच्चों में रेनिन नामक जो एंजाइम है वो ज्यादा निकलता है, रेनिन, और रेनिन ही दूध का पाचन करता है, ये बात आपको पता है। ठीक है, चलिए। वसा का थोड़ा सा पाचन यहां होता है और थोड़ा सा पाचन मैंने अभी बताया था, पित्त रस जो होता है ना, पित्त रस में एक एंजाइम पाया जाता है, कौन सा? लाइपेज। कौन सा? वो पित्त रस छोटी आंत में जाकर के वसा का, तो वसा का दो जगह पाचन हो गया ना। प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन यहां हो गया, थोड़ा सा छोटी आंत में भी होगा। मुंह में केवल किसका पाचन हुआ? पांचों सवाल आपकी खुपड़िया में सेट हो जाने चाहिए मेरे भाई। मुख में पचा हुआ भोजन क्या कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई, क्या कहलाता है? मुख में पचा हुआ भोजन क्या कहलाता है? बोलस। अब इसी को थोड़ा सा और अलग तरीके से पूछ लेता है। क्या पूछता है कि बोलस में कौन सा एंजाइम होता है? तो टाइलिन। अरे मुंह में कौन सा एंजाइम था? टाइलिन। तो बोलस में कौन सा एंजाइम होगा? टाइलिन। लार मिल गई ना भैया, तो बोलस में कौन सा एंजाइम हुआ? टाइलिन। समझ गए बात? बोलस जो भोजन होता है ये कौन से खाद्य पदार्थ के पाचन के बाद बनता है? अभी बताया, कार्बोहाइड्रेट। मुख में किसका पाचन हुआ? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन के बाद में भोजन बन जाता है बोलस। क्या बन जाता है? बोलस। उसके बाद में आमाशय में पचा हुआ भोजन, किसमें? आमाशय में पचा हुआ भोजन क्या कहलाता है? और मेरे भाई छोटी आंत में पचा हुआ भोजन क्या कहलाता है? ये तीनों याद रख लेना मेरे कहने से। आमाशय में पचा हुआ भोजन, आमाशय में पचा हुआ भोजन बोलस। एक तो यूं कह रहा है बोलस। बोला गुरुजी मूड खराब है यार, टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है। हाँ, मुख में पचा हुआ भोजन बोलस, आमाशय में पचा हुआ भोजन काइम, काइम, और छोटी आंत में पचा हुआ भोजन काइन, काइन। ठीक है, एक शब्द और बच गया, पाइसीकरण। जब भोजन आमाशय में 3-4 घंटे पड़ा रहता है तो दूध के जैसा पतला हो जाता है, उसको भोजन का पाइसीकरण कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, बढ़े आगे। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ बाबूजी, गड़बड़ाहट ही कर दिया। दांतों का डॉक्टर क्या कहलाता है? एक तो कह रहा है कार्डियोलॉजिस्ट। अरे दांतों का डॉक्टर कहलाता है डेंटिस्ट। क्या कहलाता है? दो चीजें याद रखना, एक तो डॉक्टर और एक अध्ययन। ओडोलॉजिस्ट अध्ययन, ओडोंटोलॉजी। जहां भी अध्ययन शब्द आएगा वहां लॉजी लगेगा। क्या लगेगा? जैसे हार्ट को कार्डियो कहते हैं तो डॉक्टर के साथ तो लॉजिस्ट लगाना, कार्डियोलॉजिस्ट। और हार्ट का अध्ययन कार्डियोलॉजी, नेफ्रॉन का अध्ययन नेफ्रोलॉजी, और डॉक्टर नेफ्रोलॉजिस्ट। समझ गए मेरी बात? हाँ, तो यहां पर बात करें, डॉक्टर होगा डेंटिस्ट, और दांतों का अध्ययन यदि अपन करें, क्या करें बेटा? अध्ययन क्या कहलाएगा? है ओडेंटोलॉजी। क्या कहलाएगा? ओडेंटोलॉजी। तो दांतों का डॉक्टर क्या कहलाता है मेरे भाई? डेंटिस्ट। हृदय का डॉक्टर क्या कहलाता है बेटा भाई? और किडनी का डॉक्टर क्या कहलाता है मेरे भाई? और डर्मेटोलॉजिस्ट त्वचा का, किसका बेटा? त्वचा या चमड़ी का, दांत खाज,
है, खुजली, फोड़े, फुंसी, उसका डॉक्टर जो होता है वो होता है डर्मेटोलॉजिस्ट। क्या होता है? त्वचा रोग विशेषज्ञ। कौन सा विशेषज्ञ? हाँ, अब पढ़ लिया करो, कभी हॉस्पिटल जाओ तो डर्मेटोलॉजिस्ट लिखा हुआ है तो इसका मतलब चर्म रोग विशेष। कौन सा है? चर्म रोग विशेष। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक की? अच्छा, दांत शब्द यहाँ पर आया तो दांत का थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं अपन। बात करते हैं दांत की। किसकी बात करते हैं बेटा? दांत। दांत के बारे में दो बात याद रखना। पहली बात, दांत का निर्माण कौन से ऊतकों से होता है? कठोर ऊतकों से। दांत का जो बाहरी भाग होता है सफेद, ये मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। इसको कहते हैं इनेमल। क्या कहते हैं? अंदर का पार्ट डेंटिन प्रोटीन का बना होता है। किसका बेटा? डेंटिन प्रोटीन का बना होता है। बात समझ में आ गई? यदि अपन बात करें दांत की, तो दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। लिख रहे इंसाइजर, कृंतक। कौन से हो गए? कृंतक। केनाइन, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। टोटल दांत कितने होते हैं मुंह में? कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? 32। लेकिन बच्चों में 20 दूध के दांत होते हैं। कौन से होते हैं? दूध के दांत। कितने होते हैं मेरे भाई? आ हा 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 20। अब थोड़ा सा ध्यान से समझो भाई, दूध के दांत 20 होते हैं। कितने होते हैं? और पूरे दांत 32 होते हैं। पूरे दांत कितने होते हैं? 32 होते हैं। और यदि आपसे पूछ ले स्थायी दांत कितने होते हैं? 12। स्थायी कितने हो गए? 12। अब बच्चों में कौन से दांत नहीं आते हैं? है? हाँ, स्थायी कौन से हैं तो मेरे को यही तो बता दे। ये जो प्रीमोलर दांत है ना, प्रीमोलर दांत, अब इनकी एक बार संख्या देख लो आप। संख्या देखो, इसको मिटाता हूं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कृंतक की। इसकी करते हैं, इंग्लिश में इसको इंसाइजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंसाइजर या कृंतक दांत। कृंतक दांतों की संख्या होती है 8। रत्नक होते हैं 4। प्रीमोलर, प्रीमोलर जिसको अग्रचवर्णक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अग्रचवर्णक। प्रीमोलर ये कितने होते हैं? और मोलर जिसको चवर्णक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चवर्णक। कितने होते हैं बेटा? 12। तो मेरे भाई ध्यान रखना, बच्चों में ये दांत बिल्कुल नहीं मिलते। ये दांत बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं। और इंग्लिश में ही दे देता है कभी कभी, तो याद रखना प्रीमोलर। कौन से? आगे मैंने क्वेश्चन भी लिया है इसका, चिंता नहीं करें। ठीक है, तो यहां पर 8 और 4 12, ये बिल्कुल नहीं मिलते हैं। इसमें से लास्ट के 4 एक एक दांत नहीं मिलते हैं। लास्ट के जो एक एक दांत है ना, ये मोलर के इधर एक 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 जो लास्ट बाउंड्री पे बैठे हुए, इनको कहते हैं अक्कल दाढ़। क्या कहते हैं? ये 18 वर्ष के बाद में आती है। किसके बाद में आती है? 18 वर्ष के बाद में। तो एक बार एक सवाल पूछा एसएससी ने, उसने ये कहा कि ऐसे दांत जो बच्चों और बड़ों के बीच में यानी वयस्क अवस्था में आते हैं, उन दांतों की संख्या कितनी है? तो 28। क्योंकि 18 वर्ष के बाद में ये अक्कल दाढ़ आती है। 4 दांत जब आते हैं तब जाके 32 होते हैं। तो पूरा आदमी प्रौढ़ है, युवा है, बड़ा है 18 साल से तो 32, बीच में है बच्चों से बड़ा, और बीच का है 28। 4 नहीं आएंगे, और बच्चा है तो 20 आएंगे। तो बच्चे में 8 और 4 12 और 8 20। इसमें से 12 नहीं, 4 हट जाते हैं। कितने आते हैं बेटा? 8 8 8 4। एक बात और बताई थी मैंने आपको बताया था दंत सूत्र। क्या बताया था? ये 16 दांत ऊपर और 16 दांत नीचे। अब मेरे भाई 16 में से 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि यहां से टुकड़े कर देता हूं। तो सबसे पहले ये देखें, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों और ये दोनों, ये हो गए कृंतक। कौन से हो गए बेटा? कृंतक। काटने के काम आते हैं। किसके काम आते हैं? काटने के काम। काटने के सबसे ज्यादा कृंतक दांत चूहों के मिलते हैं। चूहों के सारे दांत कृंतक होते हैं, इसलिए कुतरते बहुत है, काट देते हैं।
तो कृंतक दांतों की संख्या दो 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 दो, यानी कितनी हो गई? 8। दो 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 दो। तो सबसे पहले दंत सूत्र इसी प्रकार बनता है, दो। कृंतक कितने लिए मैंने? दो। फिर उसके बाद में रदनक, एक 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 एक, यानी कि 4, लेकिन लिए चारों में से एक एक, तो एक। फिर उसके बाद में अग्रचवर्णक, ये दो, ये दो, ये दो और ये दो, यानी कि 8 हो गए। देखो कितने हो गए? फिर मैंने दो दो ले लिए। और उसके बाद में चवर्णक, ये लास्ट के 3 खूंटा, 3 खूंटा, 3 खूंटा, 3 खूंटा, यानी कि 3 3 3 3 12, यहां लिख दिया 3। एक पोर्शन में से मैंने लिया 2 1 2 3, इसके नीचे का पोर्शन बटे 2 1 2 3, और ऐसी सिचुएशन 2 बार है, तो इसलिए 2 1 2 3 बटे 2 1 2 3 गुणा 2, ये मानव का दंत सूत्र बनता है। क्या बनता है? बहुत बार पूछा गया है कि एक वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र क्या है, तो 2 1 2 3 बटे 2 1 2 3 गुणा 2। लेकिन इसी में यदि आपसे पूछ ले बच्चों का, किसका पूछ ले बेटा, तो 2 ये तो आएंगे ही आएंगे, ये भी आएगा, एक, ये वाले मिलते ही नहीं है, इसको क्रॉस करो, क्रॉस करो, क्रॉस करो और क्रॉस करो, तो 2 1 0, भाई ये वाले नहीं है ना, और इनमें से लास्ट का नहीं मिलता है, 2 1 0 2 बटे 2 1 0 2 गुणा 2। ये बच्चों का दंत सूत्र है, इसका दंत सूत्र है। अब मेरे भाई आप क्या बता सकते हो कि मुझे वयस्कों का दंत सूत्र क्या रहेगा, तो वयस्क में केवल लास्ट वाला नहीं आता है, ये दोनों आते हैं क्या? आते हैं। फिर ये एक आता है क्या? आता है। फिर ये दो आते हैं क्या? और फिर इसमें से 3 में से कितने आते हैं, तो 2 1 2 2 बटे 2 1 2 2 गुणा। वीडियो को झेपा मारना पड़ेगा, 3 बार पॉज करके देखना पड़ेगा, जब तीनों सूत्र दिमाग में बैठ जाएंगे। अभी मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूं क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है, और अभी सवाल अपन चल रहे हैं 8वें पे, 7 सवाल और है। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो 2 1 2 2 2 1 2 2 गुणा 2। दो बात और दांतों के बारे में, स्तनधारियों में सबसे ज्यादा दांत किसके पाए जाते हैं? नहीं बता सकते। मच्छर के कितने दांत पाए जाते हैं? हाँ, मच्छर के। तीन तीन सवाल आपके पूछे गए सवाल हैं। हाथी के कितने दांत होते हैं? 14 है। हाथी के दिखाने के दांत जो होते हैं वो कृंतक दांत होते हैं। कौन से होते हैं? कृंतक। आगे मैंने 2 3 सवाल ले रखे हैं, दोनों तीनों में बता दूं। है बेटा, मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग एनेमल कौन सा है बेटा? एनेमल कौन सा है? एनेमल। और अंदर का भाग कौन सा होता है? डेंटाइन प्रोटीन। एनेमल ये होता है, ये सफेद सफेद दिख रहा है ना, ये, और कैल्शियम प्लस फास्फोरस से मिलके बनता है, इसलिए इसको कैल्शियम फास्फेट का आवरण कहते हैं। किसका कहते हैं? कैल्शियम फास्फेट का आवरण कहते हैं। निम्न में से किस जानवर के दांत विषम दंती होते हैं? सांप के? मुझे उम्मीद था जिसका चित्र लगाऊंगा उसी का नाम लोगे, लेकिन गलत ले दिया। पहले तो समझो विषम दंती और समदंती क्या होता है बेटा। देखो, एक होता है समदंती और एक होता है विषम दंती। ओ सुन मेरे भाई, आवाज मत करे, और नहीं तो याद दिला दूंगा उसकी उसकी उसकी। समदंती का मतलब होता है ऐसा जानवर जिसके सारे के सारे दांत एक जैसे होते हैं, उसको कहते हैं समदंती। क्या कहते हैं? और विषम दंती का मतलब होता है जिसके सभी दांत अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, अभी अपन ने मानव के दांत पढ़े थे, कितने प्रकार के पढ़े? अलग अलग हुए कि नहीं हुए? कृंतक, रत्नक, अग्रचवर्णक सब। तो विषम दंती कौन होगा मेरे भाई? और ये सांप, छिपकली और कछुआ, ये 3 उदाहरण मैंने इंपॉर्टेंट लिए हैं, और ये 3 ही उदाहरण आपके किस में आते हैं? समदंती में। किस में आते हैं? इसके देख सारे दांत एक जैसे हैं, कृंतक 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 कृंतक।
काटने के काम करता है। दांतों से थोड़ी काटता है, उसके अलग होता है का। हिट। आप तो समझ गए ना। विषम दंती मानव या स्तनधारी के। स्तनधारी का मतलब समझते हो ना, स्तनधारी क्या समझते हो बताओ। जिनके स्तन मिलते हैं, क्या मिलते हैं। हाँ है, वो हंस गया बेटा, मुस्कुरा गया। कहने का मतलब गाय भैंस स्तन होते हैं, चमगादड़ स्तन होते हैं, मानव प्राणी जितने भी हैं सबके होते हैं। तो स्तनधारियों के दांत जो होते हैं वो विषमदंती होते हैं या समदंती होते हैं, विषमदंती। बाकी सबके समदंती। बच्चों में कौन से दांत नहीं आते हैं। प्रीमोलर या अग्रचवर्णक। अभी बताया था थोड़ी देर पहले। ये दांत और ये दांत कितने मिलते हैं बच्चों में। 8। अरे भाई कृंतक कितने। 8। रत्नक कितने। ये कितने और ये कितने। 8 और 4 12 और 8। और इनको क्या कहते हैं। दूध के दांत। किसके दांत कहते हैं। दूध के दांत। एक बार टूटते हैं फिर दोबारा नए आते हैं। तो 20 टूटे 20 नए आए यानी 40। और 12 परमानेंट दांत, यानी मनुष्य के पूरे जीवन काल में कुल कितने दांत आते हैं। 52 दांत आते हैं मेरे भाई। कितने आते हैं। 52 दांत आते हैं। दांतों की बीमारी कौन सी है। फ्लोरोसिस कौन सी है। बड़ी बड़ी हो गई। अच्छा आप चाहिए मैं कर दूंगा बात। दांतों की बीमारी कौन सी है बेटा। किससे होती है। फ्लोराइड से। किससे होती है। ये वर्णांधता काय की बीमारी है। आंखों की। कौन किसकी है। अरे जब कभी भी आप आर्मी में जाते हो ना, तो आपकी आंखों की जांच की जाती है। इसको कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। क्या कहते हैं। उसी को हिंदी में क्या कहते हैं। वर्णांधता। क्या कहते हैं। दो वर्णों में पहचान नहीं कर पाता है। यहां से पड़ेगा दिख तो एस जैसा रहा है यार, भट्टी है चक्कर पड़ जाता है वो वाला। गलगंड किसका रोग है। गले का। एक बात इस गलगंड के बारे में बता देता हूं। लार ग्रंथि जो होती है ना, आवाज बिल्कुल नहीं होनी। ए लार ग्रंथि जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की। एक का नाम होता है सबलिंगुअल। एक होती है सब मैंडुलर। और एक होती है पैरोटिड। कौन सी होती है बेटा। पैरोटिड। समझना मेरे भाई। ओए प्यार से समझा रहा हूं, समझ लेना। पैरोटिड ये सबसे बड़ी होती है। सबसे कौन सी हो गई। कहां पाई जाती है। कान के नीचे अंदर की तरफ दोनों। कान के नीचे। और मेरे भाई जब कभी भी कान के नीचे ये पाई जाती है अंदर मुंह में, जब किसी वायरस द्वारा ये संक्रमित हो जाती है तो इनमें सूजन आ जाती है। क्या आ जाती है। उसी को गलगंड या गलसुआ रोग कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं। सवाल पूछा गया कि कौन सी ग्रंथि में सूजन आने पर गलसुआ रोग हो जाता है। पैरोटिड में। कौन सी में बेटा। ये सबमेंडुलर और ये सबलिंगुअल, जीभ के नीचे और जबड़े के दोनों तरफ। बात समझ में आ गई। कितनी जोड़ी लार ग्रंथि मिल गई। 3 जोड़ी, यानी कि 6 लार ग्रंथियां होती हैं। 1 2 जीभ के नीचे भी 2, 4 दोनों कानों के नीचे 6। 3 जोड़ी या 6, कितनी लार ग्रंथियां पाई जाती है बेटा। 6। चलिए। जीभ कौन सी अस्थि से जुड़ी रहती है। हायड से। ये पीछे कौन सी अस्थि रहती है बेटा यहाँ। हायड अस्थि से जुड़ी रहती है। कौन सी से। एक सवाल और जीभ का। अरे मैंडिबल तो जबड़े की है और सबसे कठोर हड्डी होती है। एकमात्र चेहरे की मूवेबल बोन भी होती है। चेहरे में एकमात्र हड्डी है जो हिलती डुलती है, मैंडिबल है ये वाला जबड़ा। ठीक है। फीमर सबसे बड़ी हड्डी कहां पाई जाती है। जांग में। और सबसे छोटी क्या नाम है। स्टेपीज। अब थोड़ा सा यहां समझना। ये जो जीभ होती है, ये जीभ एक मांसल संरचना है, यानी इसमें मांसपेशियां होती है, हड्डी। इस जीभ पर छोटे छोटे ऐसे दाने पाए जाते हैं, ये दिख रहे ना। इन दानों का नाम क्या होता है। पेपली। क्या नाम होता है। जीभ पर पाए जाने वाले दानों को क्या कहते हैं। पेपली कहते हैं। स्वाद का पता करने के लिए
इस पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? स्वाद कलिकाएं। स्वाद कलिकाओं की संख्या 2000 से लेकर के 8000 तक होती है। कितनी होती है बेटा? 2000 से 8000 स्वाद कलिकाएं होती हैं। अब स्वाद में कैसे कैसे पता करते हैं? तो यदि हम पीछे से चलें तो यहां से यहां तक का सबसे पीछे वाला भाग कड़वा, कौन सा बताता है? फिर खट्टा, क्या बताता है? याद कैसे रखोगे? शुरुआत करनी है पीछे से। कैसे कबूतर यानी कैसे कड़वा, कैसे खरगोश यानी कैसे खट्टा, आगे ही आगे मीठा। बहुत बार हम कहते हैं भैया ओए सखना, लपड़ दे जीभ निकाल दे, अलवर कड़वा। मीठा सबसे ज्यादा यहां आता है, वो पीछे जाता है। तो सबसे आगे आगे मीठा कौन सा बेटा? और यहां पर नमकीन कौन सा बेटा? याद रहेंगे, मीठा, नमकीन, खट्टा। और ये बीच वाला भाग है ना, इसमें कॉकटेल, मिश्रण। कॉकटेल कहते हैं ना, दो चीजों को मिला देना, मिश्रण बताता है। 3-4 सवाल ही बनते हैं। जीभ पीछे से किस हड्डी से? पीछे वाला भाग, आगे वाला भाग, फिर ये वाला। दानों को क्या कहते हैं? स्वाद कलिकाएं कितनी होती हैं? वेरी गुड। ये लास्ट सवाल है आपका 14वां। लार का पीएच मान कितना? कैसी होती है? हल्की क्षारीय है। कैसी होती है? अच्छा, ये क्या है, कोई बताएगा? ये आमाशय में पाए जाने वाले जठर रस का पीएच मान है। किसका है? जठर रस का पीएच मान 1 से 1.5 होता है, यानी कि खतरनाक अम्लीय होता है। कैसा होता है बेटा? सवाल दोनों ही पूछे गए हैं। जठर रस होता है प्रबल अम्लीय। कैसा अम्लीय? प्रबल अम्लीय। और इसका पीएच मान कितना होता है? 1 से 1.5 होता है। उसके बाद में मैंने कल परसों एक पेपर जो आपको करवाया था, उसमें एक पीएच मान दिया था। आपको पता है किसका दिया था? सिरके का। सिरके का पीएच मान कितना होता है? 2.5। कितना होता है बेटा? 2.5। और एक बात और बता देता हूं मैं आपको, ये वाला जो मैंने दे रखा है 6 से 7, ये पित्त रस का पीएच मान है। किसका है? पित्त रस का। हल्का अम्लीय, हल्का अम्लीय, 7 पे जाके उदासीन होता है। तो ये चारों चीज आपको पता होनी चाहिए। ग्रास नली से भोजन सर्वप्रथम आमाशय के किस भाग में पहुंचता है? तो देखो थोड़ा सा समझ लीजिए। ये होता है हमारा आमाशय। क्या होता है बेटा? अंग्रेजी वर्णमाला के जे आकार जैसा होता है। कैसा होता है? जे आकार जैसा होता है। समझ गए? आमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है? कितने समय तक रहता है? दूध जैसा पतला हो जाता है। इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? पायसीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका ऊपर वाला भाग, इसको कहते हैं कार्डियक पार्ट। कौन सा बेटा? कार्डियक। बीच वाला भाग फंडिक। कौन सा बेटा? लास्ट वाला भाग पाइलोरिक। कौन सा? 3 भाग हो गए। इसके अंदर यहां पर एक परत रहती है। इस परत को कहते हैं श्लेष्मा। क्या कहते हैं बेटा? अब थोड़ा सा समझना। भोजन जैसे ही यहां आया, ये कार्डियक पार्ट में छोटी 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 इस प्रकार की कुछ ग्रंथियां रहती हैं। इन ग्रंथियों में जठर रस बनता है। क्या बनता है बेटा? जठर रस। और जठर रस में कौन कौन से एंजाइम मिलते हैं? तो बात करते हैं जठर रस की। जठर रस में एक तो पेप्सिन मिलता है, एक रेनिन मिलता है, और एक ट्रिप्सिन मिलता है। ठीक है? ये पेप्सिन और रेनिन किस किस का पाचन करते हैं? प्रोटीन का। किसका करते हैं बेटा? ये रेनिन दूध की प्रोटीन का, बाकी बची हुई प्रोटीन का पेप्सिन। ये ट्रिप्सिन होता है, हाँ, वसा का पाचन यहां पर होता है। कौन करेगा? ट्रिप्सिन। किसका करेगा? किसका पाचन नहीं होता है? बताया था, याद आ गया। किसका नहीं होता है बेटा? तो ये 3 एंजाइम मिल गए। कितने एंजाइम मिल गए? तीनों संयुक्त रूप से मिलते हैं। एक और एंजाइम निकलता है जिसका नाम है HC हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
कौन सा अम्ल बेटा? खतरनाक एसिड, ज्यादा निकल जाता है नहीं तो बोलो गुरुजी एसिडिटी हो रही है, इनो पीऊंगा। एसिड को क्षार से क्रिया कराने पर उदासीन हो जाता है। तो HCl, पेप्सिन, रेनिन और ट्रिप्सिन ये चारों एक साथ मिल जाते हैं, दैट्स कॉल्ड जठर रस। क्या कहलाता है? अब एक सवाल बन गया कि जठर रस में कौन कौन से एंजाइम सम्मिलित है? पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन, बन गया जठर रस। या 3-4 घंटे रह करके इसका पाचन हो गया। पाचन होने के बाद पाइलोरिक कपाट से छोटी आंत के डूडोनम में प्रवेश कर जाता है। कौन से भाग में प्रवेश कर जाता है? डूडोनम में प्रवेश कर जाता है। छोटी आंत के 3 भाग, डूडोनम, जूजेनम, इलियम। तो मेरे भाई ग्रास नली से भोजन सर्वप्रथम आमाशय के, ग्रास नली यहां थी, आमाशय के कौन से भाग में पहुंचा? कार्डियक पार्ट में। कौन से पार्ट में? कार्डियक पार्ट में। समझ गए बात? आगे डूडोनम, जूजोनम, इलियम और उसके बाद यकृत, उसके बाद अग्नाशय, उसके बाद सीकम, उसके बाद कोलन, उसके बाद रेक्टम। इस क्लास को लेकर के आऊंगा कल। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। बार बार रिवीजन करके देखें। धन्यवाद।